नमस्कार, कैसे हैं आप सब। माधवी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और इसके डिटेल एनालिसिस पे जाएंगे। इसकी पूरी व्याख्या हम करेंगे ताकि बहुत सारे तथ्य एक साथ कवर हो जाएं। प्रीवियस ईयर का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें पूरे के पूरे पैटर्न का भी नॉलेज होता है और जीके के जो क्वेश्चन निकलते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसमें घुमा घुमा के हर स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन निकाले जाते हैं और दूसरे स्टेट पीसीएस में डाले जाते हैं। इसलिए ना सिर्फ हम यहाँ पे प्रश्न को कवर करेंगे बल्कि उससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देख लेंगे, ताकि यदि हम 8 से 10 साल या 12 साल के प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं तो हमारे बहुत सारे डेटा क्लियर हो जाएंगे और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की जो संभावना है यहाँ से बन जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय न जाया करते हुए। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, सुनिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? पहला 1793 का चार्टर्ड एक्ट, दूसरा 1813 का चार्टर्ड एक्ट, तीसरा 1833 का चार्टर्ड एक्ट, चौथा 1853 का चार्टर्ड एक्ट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो समझ लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसकी स्थापना 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती असंतोषजनक गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जिसके तहत भारत में कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार की जो गतिविधियां थी वो समाप्त कर दी गई, लेकिन चाय और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। पहली बार इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा पर व्यय हेतु 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दी गई। तो इससे 2-3 क्वेश्चन ये निकल के सामने आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? पहला मजूमदार, 2 दबीर, 3 बकनीश, 4 सुरनीस। उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4, ऑप्शन ई ये सभी। तो देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में आप चाहे मजूमदार लें, दबीर लें, वाकनीस लें, सुरनीस लें, ये सभी थे। तो इसका सही उत्तर तो ये सभी हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में कि मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में शिवाजी को सहायता और परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसका कार्य केवल राजा को सलाह देना होता था। शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं थे। अष्टप्रधान में मुख्य रूप से होता कौन कौन था जान लेते हैं। पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे, अमात्य होता था, फिर पंत या मजूमदार जिसे वित्त विभाग मिला हुआ था, दबीर या सुमंत ये विदेश विभाग को संभालते थे, वाकनीस होते थे दरबारी लेखक, सुरनीस सचिव या चिटनीस, तीनों एक ही बात है। सुरनीस सचिव जिसे बोलते हैं या फिर इसको चिटनीस भी बोलते हैं, ये पत्रकार विभाग के प्रमुख होते थे। सर ए नौबत होते थे जिन्हें सेनापति कहा जाता था। पंडित राव या फिर सद्र कहते थे जो कि धार्मिक मामले से संबंधित थे, और न्यायाधीश जो कि राज दरबार का मुख्य न्यायाधीश होता था। तो ये 8 थे जो कि अष्टप्रधान में सम्मिलित थे। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? शेर शाह का मकबरा स्थान सासाराम, हुमायूं का मकबरा स्थान दिल्ली, जहांगीरी महल स्थान बुरहानपुर, बीवी का मकबरा स्थान औरंगाबाद, बुलंद दरवाजा स्थान फतेहपुर सीकरी। देखिए, इसमें बाकी सब तो सही है लेकिन जहांगीरी महल जो बुरहानपुर लिखा है ये गलत है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में पूरा विवरण। आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अकबर ने कराया था। आगरा के किले में यह महल सबसे विशाल आवासीय महल है। महल हिंदू एवं एशियाई वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह, जिसे फरीद खां भी कहते थे, का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा तो आप जानते ही हैं, दिल्ली में स्थित है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। बीबी के मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो की याद में औरंगाबाद में कराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, राई सरसों राजस्थान। इन पांचों में से उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए पहले इसके विवरण में नज़र डालते हैं, फिर प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। क्योंकि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है और गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चात चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, पंजाब का भी स्थान आता है इसमें। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश के पश्चात पंजाब हरियाणा का स्थान भी आता है। तो आप समझें कि चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश ये भी सही है, कपास का उत्पादन गुजरात में ये भी सही है, और जो सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो राजस्थान। तो चारों के चारों उत्तर इसमें सही है, कोई भी गलत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला सोन नदी घाटी, दूसरा महानदी घाटी, तीसरा दामोदर नदी घाटी, चौथा गोदावरी नदी घाटी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है दामोदर नदी घाटी, यानी ऑप्शन सी। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से देखें तो भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। दामोदर नदी घाटी से प्राप्त कोयले का उपयोग भारत में बिजली निर्माण के लिए किया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र अभ्रक का मुख्य उत्पादक क्षेत्र भी है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी भारत की एक ऐसी परियोजना है जहां कोयला, जल, गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? पहला उत्तरी दक्कन पठार, दूसरा दक्षिणी दक्कन पठार, तीसरा पूर्वी पठार, चौथा पूर्वी घाट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब है कि महानदी बेसिन पूर्वी पठार में पूर्वी पठार जो ऑप्शन सी में दिया है उसमें रखा जाता है। एसपी चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1964 से 68 तक अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी बेसिन को पूर्वी पठार नामक उप विभाग में रखा। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का ही एक अंग है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का नाम जो है गारो, खासी, जयंतिया के नाम पर रखा गया है, जिसका सुझाव सरकार को सर्वप्रथम एसपी चटर्जी ने ही दिया था। मानचित्र विज्ञान में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? वर्ष 1901, वर्ष 1921, वर्ष 1951, वर्ष 1971, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वर्ष 1921। तो वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक रेखा कहा जाता है। वर्ष 1911 से 21 के दशक में भारत में पहली एवं अंतिम बार जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही वो ऋणात्मक दर्ज की गई। वर्ष 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ने के क्रम में रही है, इसलिए वर्ष 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। निम्नलिखित कूट के आधार पर चयन कीजिए। पहला 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 5 सही है, 1, 4 और 5 सही है, 2, 3 और 5 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है 1, 4 और 5 सही, यानी ऑप्शन सी। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 में किया गया है। 12 से 35 तक इसके लिए आर्टिकल है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, अर्थात संविधान में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है। मूल अधिकार व्यक्ति के बहुमुखी विकास, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संसद मूल अधिकार के विरुद्ध सामान्य परिस्थितियों में कानून नहीं बना सकती है। संविधान संशोधन के माध्यम से संसद इसे कटौती जरूर कर सकती है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है।
क्वेश्चन नंबर 9वां, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। उपरोक्त कोट के आधार पर इनमें सही उत्तर का चयन करें। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3, 4 और 5, 4, 5 और 6, 6, 7 और 8। तो देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में ये सुमेलित नहीं माना गया है। तो देखिए, इसमें 4, 5 और 6 जो स्टेटमेंट है वो इससे सुमेलित नहीं है। 4 में है राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की शर्तें और राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका संविधान संशोधन प्रक्रिया से कोई नाता नहीं है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारतीय संसद को इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है। संसद बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार मूल संविधान में जो बदलाव करती है उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्न संशोधन किए जाते हैं, जैसे केंद्र एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय तथा संविधान संशोधन करने में संसद की शक्ति एवं इसके लिए प्रक्रिया, राष्ट्रपति की योग्यता, पद की शर्तें एवं कार्यकाल हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियां हैं? पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। उपरोक्त कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। पहला, 1, 2, 4 और 7, 2, 5, 6 और 8, 1, 3, 6 और 8, 2, 5, 7 और 8, 3, 6, 7 और 8। देखिए, इसमें आप स्टेटमेंट में नज़र डालेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ई है, 3, 6, 7 और 8। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है। वह संघ की कार्यपालिका का भी प्रधान होता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय, सैन्य, कूटनीतिक एवं आपातकालीन शक्तियों के अतिरिक्त स्वाविवेक की शक्ति भी दी गई है, जिसके अंतर्गत वह क्या क्या काम कर सकता है उसको देख लीजिए। इसके स्वाविवेकी शक्ति के अंतर्गत वह किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किसी विधेयक को रोक कर रख सकता है, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कह सकता है, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से विचार हेतु कह सकता है, यदि मंत्रिपरिषद बहुमत में नहीं है तो लोकसभा का विघटन कर सकता है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, सदन में विश्वास मत साबित नहीं करने पर मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 से 12 में 2015 से 16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? पहला, 72.4%, 50.7%, 69.0%, 66.0%। देखिए, इनमें से कोई नहीं। ये जो इसका सही जवाब है, इसमें सर्विस सेक्टर का योगदान पूछा है 2015-16 की अवधि में, तो 69% है इसमें सर्विस सेक्टर का योगदान, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसके जो है अंतर्गत मुख्य रूप से व्यापार, यातायात, संप्रेषण, पर्यटन, मनोरंजन, लोक सेवा, सूचना, रेस्टोरेंट तथा मीडिया आता है। भारत में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं विनिर्माण की तुलना में सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार बन चुका है। भारत में वर्ष 2011-12 से 2015-16 की यदि अवधि में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा सेक्टर जो है यानी सर्विस सेक्टर का कुल योगदान 69% है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चालू लेखा घाटा CAD क्या है? पहला, बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित राशि।
ऑप्शन बी, चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा। ऑप्शन सी, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। ऑप्शन डी, वस्तु के बराबर मूल्य से लागत मूल्य अधिक होने पर होने वाला घाटा। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, चालू लेखा घाटा पूछा है, तो चालू लेखा घाटा क्या है? देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा कहलाता है चालू लेखा घाटा। इसकी परिभाषा है, जब किसी देश की वस्तुएं एवं सेवाओं का आयात इसके निर्यात से अधिक होता है तो उस स्थिति को चालू लेखा घाटा कहा जाता है, अर्थात देश के कुल निर्यात में कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। चालू लेखा घाटा कम करने के लिए निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? पहला, आय का असमान वितरण। दूसरा, उच्च निर्भरता दर। तीसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर। चौथा, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। उपरोक्त कूट के आधार पर उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1 और 4, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4, जो कि भारत के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या नहीं है इसको दर्शाता है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास की दर काफ़ी नीचे होती है तो इसे अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन इत्यादि है। विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर तीव्र होती है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां, अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, अस्पर्श योग। उत्तर का चयन करें। देखिए, गीता का जो मुख्य शिक्षा है वैसे भी निष्काम कर्मयोग आप स्टेटमेंट सुनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीवन जीने की सही कला सिखाता है। यह ग्रंथ हमेशा मानव को सत्य मार्ग चुनने की सलाह देता है। श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है जो कौरव एवं पांडवों के बीच में हुआ था। गीता का जो मुख्य एक टारगेट पॉइंट है यानी उसकी शिक्षा है वो है निष्काम कर्मयोग, जो मनुष्य को कर्म फल की चिंता किए बिना लगातार काम करने पर बल देता है। गीता के अनुसार मनुष्य का सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोह की रचना है? पहला, तबकाते नासरी, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, मजमाउल बहनान, सिर्रे अकबर। तो देखिए, ये दारा सिकोह की रचना इनमें से सिर ए अकबर है खाली। तो दारा सिकोह कौन थे? मुगल बादशाह जो शाहजहां एवं मुमताज महल जो उनकी पत्नी है उनका बड़ा पुत्र था। शाहजहां ने दारा सिकोह को, जिसका शासनकाल आप देखेंगे 1615 से 1659 तक रहा, को आरंभ में ही पंजाब का सूबेदार बनाया था। वह इसे मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब इसका विरोधी था। दारा सिकोह की बात करें, सभी धर्मों का आदर करता था। उसे हिंदू धर्म दर्शन से विशेष लगाव था। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्रे अकबर, जिसका यदि आप हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं बहुत बड़ा रहस्य नाम से किया जाता है।